वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज से हम लोग जो है यूपीटी प्लस से लोअर पीसी 2026 के लिए जो है सेक्शन वाइज टेस्ट शुरू कर रहे हैं और पहला जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा इतिहास का होगा। आप जानते हैं इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। तो देखते हैं जो है पहला प्रश्न हम लोग। तो पहला प्रश्न है, वैदिक काल के वेदों के संदर्भ में यहाँ पे पहचानना कौन सा जो है कथन गलत है, वह आपको पहचानना है। ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति में गाए जाने वाले मंत्रों जिसे सूक्त कहा जाता है और प्रार्थनाओं का जो है संकलन है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है, जिसमें यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियों का सटीक वर्णन है। सामवेद के मंत्रों का गायन और पाठ करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो है 4-5 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प आपके अनुसार देख सकते हैं। पहला जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति में गाए जाने वाले मंत्रों और प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है और इसमें टोटल जो है 10 मंडल है और 1028 जो है सूक्तियां इसमें हैं। और इसमें जो है ये जो सूक्तियां हैं यह इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की स्तुति में जो है रचे गए हैं। इसके मंत्रों को जो उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं उसे जो है होत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? होत्री। परीक्षा में सीधे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो है स्टेटमेंट, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है और जिसमें यज्ञों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। और गद्य जो है कृष्ण यजुर और पद्य जो है शुक्ल यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है और इसके पुरोहित को जो है अध्वर्यु कहा जाता है। क्या जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। इसी प्रकार से सामवेद के मंत्रों का गायन और पाठ करने वाले पुरोहितों को जो है उद्गाता कहा जाता है। और साम का अर्थ जो है, सामवेद में जो साम का जो अर्थ होता है वह गान होता है और यह भारतीय संगीत का जो है मूल है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो संकलन इसमें किया गया है और इसके जो पुरोहितों को जो कहा जाता था उद्गाता कहा जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों जो स्टेटमेंट सही है। चौथा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद में जो है तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा आदि का वर्णन है और गोपद ब्राह्मण इस वेद का जो है एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है और इसके पुरोहित को जो है ब्रह्मा कहा जाता है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें भी कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन ई है ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यहां पर भी स्टेटमेंट दिया गया है 3। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी 5 राजवंशों में तुगलक वंश का शासनकाल अवधि के हिसाब से सर्वाधिक लंबा था, जबकि खिलजी वंश का जो है सबसे कम था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का सही ऐतिहासिक कालक्रम प्राचीन से नवीन की तरफ जो है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश है। और 320 वर्षों से अधिक समय तक चले इस सल्तनत काल का अंतिम रूप से जो पतन 1526 युद्ध में पानीपत के युद्ध के रूप में हुआ था। आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, उसके अनुसार यहाँ पे 5 विकल्प दिया गया है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले टोटल जो राजवंश रहे वो 5 राजवंश रहे हैं और तुगलक वंश का शासनकाल अवधि जो है सबसे अधिक रही है और यह जो है टोटल जो है तुगलक वंश ने शासन किया है 1320 से लेकर और 1414 तक जो है यह टोटल 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, जो सर्वाधिक रहा। और सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा है वह जो है सैयद वंश का रहा। सैयद वंश का कार्यकाल जो है 14 से लेकर जो है 1451 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगर वर्षों में देखा जाए तो इनका वर्ष जो है 37 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत पर। बाकी गुलाम वंश सबसे पहले आते हैं, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, अंत में आपका लोधी वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का जो सही अनुक्रम है वह आप जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर आपका अंतिम में जो है लोधी वंश आता है। तो इस प्रकार जो है
इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा जो स्टेटमेंट 320 वर्षों से अधिक वर्ष तक जो शासन किया था, सल्तनत काल के अंतिम रूप में जो पतन हुआ था वो 1526 में हुआ था पानीपत के युद्ध में। आप जानते हैं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आयोजित किया गया था, और जिसमें जो है बाबर विजयी रहता है और मुगल काल की जो है मुगल वंश की स्थापना भी करता है। इस प्रकार जो है जो स्टेटमेंट पहला और तीसरा जो है वो आप सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत रहा, क्योंकि गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश का शासन काल आया था। यहाँ पे तुगलक वंश पहले आ गया था, इसलिए जो है इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन जो है गलत है, इसको ध्यान देना है। कहाँ पे गलत पूछा गया, कहाँ पे सही पूछा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। 1857 के महान विप्लव के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और बेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य आयोजित किया गया था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बी जो इसका सही आंसर है। बागपत जिले के बड़ौद परगने में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ने नहीं किया था, बल्कि जो है शाह हमल ने किया था। किसने किया था? शाह हमल ने किया था। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह ने जो है यह फैजाबाद अवध क्षेत्र से नेतृत्व इन्होंने किया था। बाकी सभी जो कथन सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई था। और प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में अंग्रेजों की तरफ जो सेनापति थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य आयोजित किया गया था। और बेदरा को जो युद्ध हुआ था वह जो है 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य आयोजित किया गया था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन से एक में जो है सही सुमिलित है। उपनिषद 18, वेदांग 7, पुराण 108, उपयुक्त में सभी सही, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर पहचानना कौन सही सुमिलित है वह आपको पहचानना है। इसमें उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 मानी गई। कितने उपनिषद हैं? वह टोटल 108 हैं। वेदांगों की जो संख्या है वह 6 वेदांग है, यह नोट कर लीजिए। आप जानते हैं पुराणों की जो संख्या है वह टोटल पुराण 18 पुराण है। तो यह जो संख्या दी गई है यह गलत दी गई है, इसलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही सुमिलित नहीं है। वेद जो है 4 हैं। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उपनिषद 108 हैं। 6 वेदांग है जिसमें आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। और पुराण आपके 18 हैं। परीक्षा जिससे बार बार संख्या से भी प्रश्न पूछा जाता है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB के संदर्भ में यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के भीतर एक गुट के रूप में की गई थी। 22 जून 1939 को पार्टी के संविधान और कार्यक्रम को औपचारिक रूप से मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय अधिवेशन में अपनाया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करता है। इसके प्रथम अध्यक्ष और महासचिव दोनों सुभाष चंद्र बोस थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पहचानना है। तो यहाँ पर जो है गलत जो स्टेटमेंट है वह ऑप्शन डी इसका गलत स्टेटमेंट है। इसके प्रथम अध्यक्ष और महासचिव दोनों जो है सुभाष चंद्र बोस थे। यह जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह नेताजी जरूर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन महासचिव जो थे वह शंकर लाल थे। कौन थे? शंकर लाल जो है पहले महासचिव थे। बाकी इसकी स्थापना 3 मई 1939 को जो है नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और औपचारिक जो है इसके अलावा जो है 22 जून 1939 को पार्टी के संविधान और कार्यक्रम के औपचारिक रूप से जो मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करता है। ये सभी जो स्टेटमेंट हुए आपका सही है। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गांधी जी के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 4। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके सहयोग के लिए वर्ष
15 में उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1932 में गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उसी वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता मार्च 1932 में संपन्न हुआ। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सम्मिलित होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे। आपको बताना है कितने जो है कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल या सभी 4, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है केवल 2 जो कथन है ये आपके सही हैं। इसमें जो है कथन तीसरा जो है गलत है। गांधी इरविन समझौता जो आयोजित किया गया था वह 5 मार्च 1931 को जो है यह समझौता हुआ था। तत्कालीन वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के मध्य यह जो है आयोजित किया गया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सहमति व्यक्त की थी गांधी जी ने। चौथा जो स्टेटमेंट यह भी गलत है क्योंकि यह एकमात्र प्रतिनिधि नहीं थे और यह जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे और इसमें जो है इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वह वर्ष 1932 नहीं था, वर्ष 1931 में उन्होंने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक इसका आयोजन लंदन में किया गया था। उसमें जो है गांधी जी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो केवल 2 जो स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा इसका सही है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा विकल्प सही है। दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासकों ने कराया। बिहार स्थित बराबर की गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक बिंदुसार ने कराया। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही विकल्प जो है यह ऑप्शन डी है। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका कराया गया था। बाकी इसका जो निर्माण है वर्ष 1311 में इसका निर्माण करवाया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में नहीं की गई थी, बल्कि इसका जो आयोजन है वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। वैशाली में इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में कराया गया था काला अशोक के संरक्षण में। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर जो गुफा संख्या 16 में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं जैसे लोमर्स ऋषि सुदामा गुफा का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने करवाया था। और यह जो गुफाएं मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए निर्मित की गई थी। तो इसमें जो है सही स्टेटमेंट आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको जो है सुमिलित करना सूची 1 को सूची 2 से विभाग और संस्था, दूसरी तरफ सुल्तान दिया गया है। दीवाने बंदगान, दीवाने अमीर कोही, दीवाने अर्ज या सराय ए अदल, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो इसमें जो है दीवाने बंदगान का जो गठन किया था वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने अमीर कोही का गठन जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज का गठन जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और सराय अदल जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। दीवाने बंदगान जो है यह दासों गुलामों को देखरेख के लिए स्थापित किया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसके कार्यकाल में सबसे अधिक दास थे। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और यह जो है कृषि विभाग था, एक कृषि विभाग था। और दीवाने अर्ज जो है मोहम्मद गयासुद्दीन बलबन ने किया था और यह जो है सल्तनत काल का सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। और सराय अदल जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत जो है इसकी स्थापना की थी। और सराय ए अदल का अर्थ जो है न्याय का स्थान था। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपको घटना दी गई, दूसरी तरफ वायसराय दी गई। कौन सी घटना किस वायसराय कार्यकाल में हुई तो उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था वह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता यह लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल में। और दूसरा कारखाना अधिनियम जो हुआ था यह जो है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन
बी है, यह आपका सही आंसर है। शिमला समझौता जो हुआ था यह 25 जून वर्ष 1945 को हुआ था, शिमला में आयोजित किया गया था। वेबल योजना के विचार विमर्श करना था ताकि भारत में जो है संवैधानिक गतिरोध को दूर करके, और भारत के वायसराय उस टाइम जो लॉर्ड वेबल थे। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर मध्य जो है इलाहाबाद जेल में पूना पैक्ट हुआ था। उस समय जो है विलियम लॉर्ड वेलिंगटन जो है वायसराय थे। और 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था, और उस समय जो है लॉर्ड रीडिंग थे वायसराय। और इसके अलावा जो है लॉर्ड लैंस डाउन के जो वायसराय थे जब दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 आया था। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी है यह आपका सही आंसर है। इनिबिशन संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ आपको पहचाना है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916 प्रारंभ करने में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का आधार बना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं, सभी जो स्टेटमेंट वो आपके सही हैं। सबसे पहले जान लीजिए इनिबेशन थी कहाँ की, तो यह आपकी आयरलैंड की थी, यह जो आपकी आयरलैंड की थी। और इन्होंने जो सितंबर 1916 में जो है अडयार में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। और इनिबेशन ने शिक्षा के प्रसार हेतु जो है 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में जो है उन्हीं के प्रयासों से जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जो है इसका स्वरूप बना था। इस प्रकार जो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं, सभी जो है सही है। आइए देखें अगला प्रश्न लोग। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल लोअर पीसी 2026 का कंप्लीट बैच हमारा शुरू किया, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए जाएंगे, पेड क्विज दी जाएंगी, 30 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और इसकी फीस सिर्फ 400 रुपए है। ये आपको मिलेगा कहाँ पर, यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए कॉल है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9236693779 पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और उसके लेखक का युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ए नेशन इन द मेकिंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है जो नहीं सुमेलित है वह ए नेशन इन द मेकिंग जो है यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नहीं लिखी है, बल्कि यह जो पुस्तक लिखी गई है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। बाकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, यह बराबर परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और द इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु महात्मा गांधी ने कौन सी नवीन और मूल पद्धति अपनाई थी। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए आमरण अनशन का मार्ग चुना। उन्होंने सविनय अवज्ञा के साथ साथ भू राजस्व का भुगतान न करने हेतु व्यापक कर बंदी आंदोलन चलाया। उन्होंने किसानों की शिकायतों और उनके कष्टों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत तथ्यात्मक जांच सर्वेक्षण की पद्धति अपनाई। उन्होंने कृषकों को संगठित कर नील की खेती के निर्देशों का उल्लंघन करने और सामूहिक आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उन्होंने किसानों की शिकायतों और उनके कष्टों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत तथ्यात्मक और जांच सर्वेक्षण की जो पद्धति अपनाई थी। तो यह जो चंपारण आंदोलन आयोजित किया गया था वो आपका 1917 में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे गलत विकल्प आपको चुनना है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखा गया है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। जैन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन डी है, जैन ग्रंथों की जो रचना हुई है वो पाली में नहीं हुई बल्कि अर्धमागधी जिसे हम लोग प्राकृत कहते हैं उसमें इसकी रचना हुई है। बाकी सभी जो स्टेटमेंट सही हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक है और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। कल्पसूत्र रचना जो भद्रबाहु ने की है और जैन ग्रंथों की जो रचना है ये पाली में नहीं बल्कि प्राकृत में हुई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है।
यहाँ पे एक तरफ शासक दिया गया गुप्त शासक, दूसरी तरफ विशेषता दी गई। कौन सी विशेषता उसकी है? चंद्रगुप्त प्रथम विफल किया, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। हुणों के आक्रमण को विफल किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, भारत का नेपोलियन कहलाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों का दमन किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और शकों का दमन किया। स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हुणों के आक्रमण को जो है विफल किया और समुद्रगुप्त ने जो है भारत के नेपोलियन की उपाधि धारण की थी। तो यहां से प्रश्न अक्सर पूछता रहता है भारत नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तूतीय हिंद के उपनाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। तहकीके हिंद किताबुल हिंद की रचना फारसी लेखक अलबरूनी द्वारा की गई। मुगल सम्राट अकबर ने प्रसिद्ध सुलेखक मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि धारण की थी, उपाधि से जो सम्मानित किया था। इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 जो है इसका स्टेटमेंट वो आपका सही है। अमीर खुसरो ने जो है बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक से तक जो है 7-8 सुल्तानों का जो शासन देखा था और इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक जो है खुसरो के जन्म से पहले जो है शासन कर चुके थे और खुसरो मुख्य रूप से जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी गलत है और पहला भी गलत रहा। तहकीके हिंद की जो रचना है यह अलबरूनी ने की थी और मूल रूप से जो है अरबी में लिखी गई है। यहाँ भाषा का ध्यान देना है, यह जो है अरबी में लिखी गई थी और मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था अलबरूनी। तीसरा जो स्टेटमेंट यह आपका सही है। मुगल सम्राट जो है अकबर ने प्रसिद्ध सुलेखक मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को जो है जरी कलम की उपाधि दी थी। इस प्रकार जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में जो है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इस अधिनियम के मूल रूप में 451 धाराएं और 15 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की, मताधिकार का विस्तार कर मतदाताओं की संख्या कुल आबादी की 20% कर दी तथा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इस अधिनियम में जो है भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ की संरचना का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों संघीय, प्रांतीय और समवर्ती में जो है विभाजित किया। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, यह ध्यान देना आपको। 1, 2, 3 या 4 या कोई नहीं। तो इसमें जो है केवल दूसरा जो स्टेटमेंट ये आपका गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता और संघीय न्यायालय का प्रावधान किया, परंतु मतदाताओं की जो संख्या है 20% नहीं की। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार केवल कुल आबादी के लगभग 10% हिस्से तक ही रही। ये जो 20% लिखा है ये 10% हिस्से तक ही रहा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी और इसका उद्घाटन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था और पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवेयर थे। बाकी सभी जो स्टेटमेंट वापस सही है। इस प्रकार जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट जो इसका गलत था, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहां पे आपको पहचानना है, एक तरफ समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक है, दूसरी तरफ पत्र दिया गया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, मराठा गोपाल कृष्ण गोखले, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। अल हिलाल के संपादक मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू प्रकाशित किया था। मराठा का जो प्रकाशन है केसरी और मराठा जो काफी फेमस है, यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। संवाद कौमुदी की जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ विदेशी यात्री, दूसरे तो संबंधित शासक हैं, उनको आपको जो है सही सुमिलित करना है। फयान, ह्वेंगसांग, मेगास्थनीज,
डायमिकस, बिंदुसार, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल में आया था। ह्वेंगसांग जो है यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। यहाँ पे हा इसमें भी कॉमन, हा इसमें भी कॉमन, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ह्वेंगसांग, हर्षवर्धन, मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था और डायमिकस जो है यह आया था बिंदुसार के कार्यकाल में। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर है। आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और ह्वेंगसांग को जो है यह यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने जो है सी यू की नामक पुस्तक लिखी अपनी, सी यू की नामक पुस्तक भी लिखी इसने, परीक्षा में पूछा भी गया है इसके बारे में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान राज्य कौन सा हड़प्पा स्थल किस राज्य में उसके संदर्भ में प्रश्न है। हुलास, दैमाबाद, कालीबंगा, मांडा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। हुलास जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित और मांडा जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो सही सुमेलन होगा डी, इसका आंसर सही होगा। हुलास उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिले में है और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी है गोदावरी के उसके सहायक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो है तांबे का एक भारी रथ यहाँ पर प्राप्त हुआ था। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से जो है जुते हुए खेत, प्राचीनतम साक्ष्य, अग्निवेदिकाएं, हवन कुंड, लकड़ी के नाली आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के दाहिने तट पर है और यह जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध के संदर्भ में आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि तथा तथागत उपनामों से भी जाना जाता है। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कपिलवस्तु में स्थित हिरण्य उद्यान में 5 शिष्यों को दिया था। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों को अश्व, घोड़ा उनके महानिर्भीक के स्मरण गृह त्याग का जो है प्रतीक माना जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कथन गलत है वो ऑप्शन सी इसका कथन गलत है। इन्होंने जो है पहला जो उपदेश दिया था वह वाराणसी के सारनाथ में मृगदाव अर्थात हिरण उद्यान में दिया था, कपिलवस्तु में नहीं बल्कि जो है सारनाथ में इन्होंने दिया था। बाकी सभी सही है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उन्हें उरुकवेला में छोड़ दिया था और पहला जो उपदेश देने की घटना कही गई थी वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। बाकी सभी जो स्टेटमेंट है आपके सही है, सी वाला गलत है, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ इतिहास के उस स्मारक समूह को पहचाने जिसका निर्माण पल्लव राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया था। इन स्मारकों के प्रसिद्ध रथ मंदिर और तट मंदिर शामिल है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बेहद शानदार प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है। महाबलीपुरम के स्मारक समूह, खजुराहो का स्मारक, बृहदीश्वर, गंगाई चोलीसवरम और दारासुरम के महान चोल मंदिर, हम्पी के स्मारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो इसका सही आंसर है महाबलीपुरम के स्मारक समूह, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है पल्लव कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसे जो वर्ष 1984 में जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में जो है जोड़ दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक तरफ समाज सुधार से संबंधित संस्था, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को देखे भी होंगे और आगे के लिए भी उपयोगी है। राजा राम मोहन राय ने जो है वह आपने समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण परमहंस ने जो स्थापना की थी मठ के लिए, वेल्लूर एक जगह है वहां पर स्थापना किए थे, 1897 में इन्होंने स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है उन्होंने 1867 में की थी। आत्मीय समाज की जो स्थापना थी वह 1815 में उन्होंने की थी और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह 1839 में उन्होंने किया था। तो यह जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन सा सूफी संतों में से कौन चिश्ती संप्रदाय संबंधित नहीं थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, बाबा फरीद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, बल्कि जो है यह जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय सिलसिले संबंधित थे। और इन्होंने जो भारत और मध्यकालीन दक्षिण एशिया में इस संप्रदाय की नींव रखी और इनका जो प्रमुख केंद्र रहा मुल्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, वह मुख्य केंद्र था। आते हैं अगला प्रश्न दो। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। आपको पहचानना जो है गलत कथन की पहचान करनी है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्धन से है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का शक शासक रुद्रदामन प्रथम संबंधित है। सुप्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना चंद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको पहचानना है। तो यहां पर जो है गलत विकल्प है वह आपका जो है इसका डी ऑप्शन। क्योंकि ध्यान देंगे आप, यह चंद्रगुप्त दरबारी नहीं थे, यह जो है प्रयाग प्रशस्त जो इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। यही हल्की से गलती कराई गई। परीक्षा में ऐसे जो है डाउटफुल प्रश्न बना सकते हैं। तो यह जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, बाकी सभी सही है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख था वह जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्धन से। जूनागढ़ जो है अभिलेख संबंध शक शासक रुद्रदामन से है। इस प्रकार जो है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है। एक तरफ विदेशी यात्री, दूसरी तरफ संबंधित शासक है। फायान, वेंगसांग, मेगास्थनीज, डायमेकस, बिंदुसार, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त और यहाँ पर दिया गया है। तो सेम ऐसे प्रश्न जो है ऊपर कराया गया है। आप जानते हैं कि फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कार्यकाल में आया था, वेंगसांग जो है हर्षवर्धन कार्यकाल में, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल में, डायमेकस जो है यह बिंदुसार कार्यकाल में आया था। इस प्रकार जो है इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग टोटल जो 25 प्रश्न कराए गए हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।